हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। और भाई कैसे हो? बढ़िया। ओके बच्चों, तो आज अपन अनुलेखन भाग 2 का रिमेनिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले बेटे अपन ने पढ़ा था अनुलेखन क्या होता है। तो अनुलेखन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि डीएनए का एक सांचा होता है, डीएनए की 2 श्रृंखलाएं होती है। उन दो श्रृंखलाओं में से केवल एक श्रृंखला होती है जो एमआरएनए बनाती है। तो डीएनए के सांचे पर एमआरएनए का बनना, यह क्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन। अनुलेखन क्रिया बेटे कहां पर संपन्न होती है? तो आपने याद कर लिया होगा कि यह जो है कोशिका यानी केंद्रक द्रव्य में संपन्न होती है। उसके बाद में किस दिशा में चलती है? तो यह भी आपने याद कर लिया होगा बेटे कि अनुलेखन की जो क्रिया होती है ये 5 डेज से 3 डेज की दिशा में यह चलती है। ये 5 डेज से 3 डेज क्या है? ये डीएनए की श्रृंखला पर पाए जाने वाले फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की दिशा होती है। उसके बाद में बेटे अपन ने देखा कि डीएनए का वह खंड जहां पर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है, तो उस खंड को अपन ने क्या कहा? उस खंड को बेटे अपन ने कहा यानी सिस्ट्रोन। फिर अपन ने देखा कि बेटे सिस्ट्रोन जो है वो एक ट्रांसक्रिप्शन की इकाई भी कहलाती है और इस पर 3 स्थल पाए जाते हैं। पहला जो स्थल होता है ये याद रखना प्रमोटर साइट कहते हैं। दूसरा जो स्थल होता है बेटे उसे स्ट्रक्चरल साइट कहते हैं और तीसरा जो स्थल होता है उसे अपन जो है टर्मिनेटर साइट कहते हैं। प्रमोटर साइट पर आपको याद होगा इसको प्रारंभिक स्थल भी कहेंगे जहां पर एमआरएनए या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया शुरू होती है। स्ट्रक्चरल साइट वो होती है बेटे जहां पर जो है पूरा एमआरएनए बनता है और साथ में जो है टर्मिनेटर साइट वो होती है जहां पर क्या होता है ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया बंद होती है। यहां तक भी आपको समझ में आ गया बेटे? यहां तक क्लियर है? आगे अपन चलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्रिया में भाग लेने वाला जो मेन एंजाइम है उसका नाम क्या याद हुआ आपको? तो बेटे उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये भी आपने याद कर लिया। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज को आपने कितने प्रकार का याद किया? तो बच्चों याद रखना ये 3 प्रकार का होता है। पहला आपने याद कर रखा होगा आरएनए पॉलीमरेज प्रथम, दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। और इन तीनों के जो फंक्शन आपने याद किए होंगे कि बेटे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये आरआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ये एमआरएनए बनाता है और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये टीआरएनए बनाता है। फिर आपको ये याद किया होगा बच्चों कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके 2 भाग होते हैं। एक तो कोर एंजाइम होता है और एक होता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का काम क्या होता है कि यह प्रमोटर साइट को पहचानता है। उसके अलावा बच्चों जो लास्ट में आता है अपने पास में कोर एंजाइम, ये टर्मिनेटर साइट को पहचानता है। यहां तक तो मैंने इसको लिया था बेटे इंट्रोडक्शन। अब अपन आते हैं इसका अगला पार्ट यानी क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में आपने इसको किस तरह से याद किया? तो यहाँ एक बार और अपन रिपीट कर लेते हैं। तो बेटे क्रियाविधि में इस तरह से आपने याद किया होगा कि यहां पर इस जगह पर ये एंजाइम है, ये यहां अपन वापस लेते हैं बेटे। ये इस तरह से ये तो डीएनए है, ध्यान रखना डीएनए। अब इस डीएनए में पहली अवस्था जो आएगी, पहली जो अवस्था आएगी इस अवस्था को अपन यहां पर कहेंगे प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था तो ये इसकी क्रियाविधि है। तो क्रियाविधि में यहां पर अपन लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा कि इस क्रियाविधि के दौरान बेटे यहां पर जुड़ेगा यानी आरएनए प्राइमर, यानी इस जगह पर सबसे पहले यहां पर यह आरएनए प्राइमर जुड़ेगा। तो यहां तक की अवस्था को अपन ने क्या कहा था? यहां तक की अवस्था को अपन ने कहा था यानी प्रारंभिक अवस्था। तो क्या क्या याद करना है अपन को प्रारंभिक अवस्था में? कि सबसे पहले क्या होगा बेटे कि जो सिग्मा फैक्टर है वह प्रमोटर साइट को पहचानेगा और प्रमोटर साइट को पहचानने के बाद जो आरएनए पॉलीमरेज है यह सिग्मा फैक्टर की सहायता से प्रोमोटर साइट पर जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को शुरू कर देता है। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को खोल देता है, यानी उसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है और दोनों श्रृंखलाओं को खोल देता है। दोनों श्रृंखलाओं में से याद रखना बच्चों कि इसकी एक ही श्रृंखला एमआरएनए निर्माण में भाग लेती है जिसे अपन क्या कहते हैं नॉन सेंस स्ट्रैंड भी इसको कहेंगे, या इसको बेटे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहेंगे, या फिर इसको सांचा अवस्था भी कहेंगे। नॉन कोडिंग अवस्था ऐसी होगी क्योंकि बेटे यहाँ पर इसके जो नाइट्रोजन क्षारक है वह दूसरी श्रृंखला के पूरक नहीं होंगे। तो आगे अपन देखते हैं
तो ये तो थी हमारे पास में प्रारंभिक अवस्था। दूसरी अवस्था जो यहाँ पर अपन लेंगे, ये अवस्था यहाँ पर थी इलोंगेशन। इस अवस्था को कहेंगे इलोंगेशन अवस्था, यानी ये अवस्था होगी बेटे दीर्घीकरण अवस्था। और दीर्घीकरण अवस्था में अपन क्या देखेंगे कि दीर्घीकरण अवस्था में यहाँ पर ये जो डीएनए है ये इस तरह से, तो यहाँ आप देखिएगा कि दीर्घीकरण अवस्था में ये जो यहाँ पर आरएनए है, इधर आप देख लीजिएगा कि आरएनए पॉलीमरेज इसके आगे की तरफ जो है मूव करेगा और वहां पर मूव करने के साथ ही और इस तरह से यहाँ पर ये एमआरएनए का बनना यहाँ से बेटे दीर्घीकरण हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि इसकी एक दिशा तो 5 डेज होती है और ये 3 डेज होती है, लेकिन यहाँ पर जो एमआरएनए बनता है इसके बीच बीच में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बेटे इसमें कोडिंग पार्ट और दूसरे जो होते हैं नॉन कोडिंग पार्ट, ये दोनों यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो एक बार और देख लीजिएगा, यानी प्रारंभिक अवस्था में तो क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज ने प्रमोटर साइट को पहचाना और यहाँ पहचानने के साथ ही बेटे ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर प्रमोटर साइट पर जुड़ गया और जुड़ने के साथ ही इसने यहाँ पर क्या किया, यानी इस तरह से एमआरएनए को बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से तो ये स्टार्ट हो गया। इलोंगेशन अवस्था में क्या हुआ कि इलोंगेशन अवस्था के अंदर बेटे यहाँ पर जो इनके पूरक नाइट्रोजन क्षारक थे वो इसके सामने आना शुरू हुए। देखो ये कैसे हुआ होगा इलोंगेशन, कि इलोंगेशन के दौरान यानी यहाँ पर ये तो श्रृंखला खुली ओपन हुई और इनके जो पूरक नाइट्रोजन क्षारक थे, जैसे मान लो यहाँ पर बेटे अगर ए है तो यहाँ पर यू आएगा क्योंकि इसमें एमआरएनए में टी नहीं होता है। उसके बाद में अगर यहाँ जी है तो बेटे यहाँ पर सी आएगा, अगर सी है तो यहाँ पर ये जी आएगा। तो उनके पूरक नाइट्रोजन क्षारक आकर और उनके सामने जुड़ जाते हैं, ये क्रिया कहलाती है बेस पेयरिंग। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि बेस पेयरिंग तक अपन ने देखा था बेटे कि जो श्रृंखला खुलती है, जो सांचा श्रृंखला है उसके नाइट्रोजन क्षारकों के पूरक नाइट्रोजन क्षारक वहां पर आते हैं और आकर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो इस घटना को अपन ने कहा था यानी जो है क्या कहते हैं इलोंगेशन। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि पहले तो प्रारंभिक अवस्था पूरी हो गई थी, आज बेटे अपन पढ़ने वाले हैं यानी दूसरी अवस्था, क्रियाविधि की दूसरी अवस्था जिसको अपन कहेंगे इलोंगेशन फेज, यानी इसको आप कह सकते हैं दीर्घीकरण अवस्था। यहाँ अपन को देखना है कि किस तरह से एमआरएनए का निर्माण होगा। तो यहाँ आप देखो, यहाँ आप अच्छी तरह से देखना बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास में ये बेस पेयरिंग हो चुकी थी। इसका मान लो टी नाइट्रोजन क्षारक है, इसका जी है, इसका सी है और इसका ए है। अब यहाँ पर बेस पेयरिंग होगी और बेस पेयरिंग के साथ ही यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक आ चुके थे। इसका पूरक नाइट्रोजन क्षारक क्या होगा, यानी इसका पूरक यहाँ पर होगा बेटे ए, इसका पूरक यहाँ पर होगा सी का पूरक यहाँ पर जी और ए का पूरक यहाँ पर टी, लेकिन यहाँ होगा बेटे यू क्योंकि अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं यानी एमआरएनए। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन चुके हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने यहाँ तक की अवस्था तो थी बेस पेयरिंग। अब बेस पेयरिंग होने के बाद में क्या होगा, बेस पेयरिंग होने के बाद में ये होगा बेटे कि इनके बीच में फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, यानी इसे आप कह सकते हैं यहाँ पर फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते ही ये यहाँ पर आपके सामने बन गई एमआरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसको आप कह सकते हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो यहाँ एक बार और अच्छी तरह से समझ लें कि बेटे इलोंगेशन में क्या होगा। तो इलोंगेशन फेज में यह होगा कि जो बेस पेयरिंग हो चुकी थी पहले, यानी डीएनए की जो पुराना सांची श्रृंखला थी उसके सामने बेटे ये नए नाइट्रोजन क्षारक आ चुके थे और ये जो नए नाइट्रोजन क्षारक यहाँ पर आएंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड के बन जाने तक की क्रिया को अपन ने कहा था बेस पेयरिंग।
इलोंगेशन अवस्था में क्या होगा कि बेस पेयरिंग के बाद में जो नाइट्रोजन सारक एक तरह से नई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में आते हैं, उनके बीच में जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते हैं और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बनने से एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं और इसी को यहाँ पर अपन mRNA कहेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, इसका पहला पॉइंट अपन लिखने वाले हैं दीर्घीकरण का। पहला पॉइंट आप यहां पर याद करना बेटे, दीर्घीकरण का पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर बेस पेयरिंग के बाद, ये याद रखना, बेस पेयरिंग के बाद नई न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड के बीच क्या बनेगा, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण। यानी याद रखना बेटे कि यहाँ पर ये कई सारी, जैसे ये तो हमारे पास में ये तो पुरानी नाइट्रोजन बेस है, अब ये कई सारी नाइट्रोजन बेस के रूप में, जैसे यहाँ पर ये A है, यहाँ पर ये T है या G है, C है और ये T है, तो इसको N1 मानेंगे, इसको N2 मानेंगे, इसको N3 मानेंगे, इसको N4 मानेंगे। तो ये बेटे यहाँ पर नई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं, तो इनके बीच में सबसे पहले तो ये क्या बनेगा, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बनते ही और ये यहाँ पर बेटे नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनेगी। तो यहाँ आप देख लें कि बेस पेयरिंग के बाद में जैसे यहाँ पर T था तो यहाँ पर ये A आ गया, यहाँ पर C होगा तो बेटे यहाँ पर ये G आ गया। तो बेस पेयरिंग के बाद में जो नई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जुड़ती है, तो नई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बीच में क्या बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बनते ही यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड पॉइंट, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बाद, यानी यहां लिख लें आप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के बनने के बाद mRNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जैसे ये हमारे पास में डीएनए था और बेटे यहाँ पर ये जैसे बेस पेयरिंग होगी तो ये यहाँ पर बन गया हमारे पास में mRNA। ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इस तरह से आपको याद रखना है। ये तो कौन सी है, ये सांचा है, ये सांचा श्रृंखला है और इसके यहाँ पर बनेगा mRNA। तो कैसे बना, एक बार और अच्छी तरह से देख ले, एक बार और अच्छी तरह से समझ ले बच्चों कि यहाँ पर सबसे पहली थी प्रारंभिक अवस्था, उसकी बेटे 2-3 अवस्थाएं पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट पर जुड़कर प्रारंभिक अवस्था को शुरू करता है। फिर आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को खोल देगा। यहां तक क्लियर। उसके बाद में बेटे डीएनए की एक श्रृंखला ही mRNA के निर्माण में भाग लेती है, तो उस श्रृंखला को आप क्या कहोगे, सांचा श्रृंखला। अब आपको सिर्फ इतना सा याद करना है कि ये जो सांचा श्रृंखला है, इसके नाइट्रोजन सारकों के सामने इनके नए पूरक नाइट्रोजन सारक न्यूक्लियोटाइड के रूप में इनके सामने आ जाएंगे और सामने आकर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे। तो पुराने श्रृंखला के नाइट्रोजन सारकों के साथ में नई श्रृंखला के नाइट्रोजन सारकों का हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ना, इस क्रिया को कहेंगे बेस पेयरिंग। लेकिन अभी केवल बेस पेयरिंग हुई है, ये जो नए बेस पेयर है, नए नाइट्रोजन सारक है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। लेकिन दूसरी अवस्था अपन अभी शुरू किए बेटे, अनुलेखन की दीर्घीकरण अवस्था। तो दीर्घीकरण अवस्था में क्या हुआ कि बेस पेयरिंग के बाद
बेस पेयरिंग के बाद में जो नए नाइट्रोजन सार रखते हैं न्यूक्लियोटाइड के रूप में, उनके बीच में बेटे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बनते ही एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है यही एमआरएनए है। लेकिन ये जो एमआरएनए है बेटे यहाँ पर, ये जो एमआरएनए यहाँ पर बना है ये एमआरएनए है अनस्टेबल। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें कोडिंग और प्लस नॉन कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट दोनों प्रेजेंट है। तो अब इसको अपन अगली स्टेप में जाएंगे, लेकिन अभी जो यहाँ पर एमआरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनी वह जो है अनस्टेबल है। इसी के साथ में यहाँ पर क्या होगा, इसी दीर्घीकरण के दौरान सिग्मा फैक्टर जो है, सिग्मा फैक्टर बेटे ये पृथक हो जाता है। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से पृथक हो जाता है और इसके पृथक होते ही क्या होगा कि यहाँ पर जो कोर एंजाइम है, यहाँ पर बेटे जो कोर एंजाइम है, ये कोर एंजाइम टर्मिनेटर की ओर गति शुरू कर देता है। टर्मिनेटर साइट की ओर गति शुरू। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, यानी दीर्घीकरण में आपको 4 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि जो सांचे श्रृंखला थी उसके सामने जो बेस पेयरिंग हुई थी, तो बेटे बेस पेयरिंग के बाद में जो नए नाइट्रोजन सारक हैं उनके बीच में क्या बनता है? उनके बीच में बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक बार और समझ लिया अच्छी तरह से कि सबसे पहले हमारे पास में यहाँ आप देख ले बच्चों, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पुरानी श्रृंखला थी। एक बार और समझ लेना कि यहाँ पर ये हमारे पास में ये मान लेते हैं कि ये ए है, यहाँ पर सी है, ये जी है और ये यहाँ पर टी है। अब यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ पर इनके पुराने, देखो ये तो पुरानी श्रृंखला है, ध्यान रखना इस श्रृंखला को कहेंगे सांचा। ये श्रृंखला है सांचा श्रृंखला, ये श्रृंखला है बच्चों सांचा श्रृंखला। अब बेस पेयरिंग हुई तो क्या हुआ, इसके सामने यहाँ पर बेटे ए है तो यहाँ पर यू आएगा, ध्यान रखना क्योंकि एमआरएनए है, एमआरएनए में टी की जगह पर जो है यू होता है। तो ध्यान रखना ये बेटे समपूरकता सिद्धांत भी कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी भी कहलाती है कि अगर डीएनए का टी है तो फिर एमआरएनए में बेटे टी की जो है, मतलब जैसे डीएनए का ए है तो एमआरएनए में टी नहीं होगा, इसकी जगह पर यू होगा। लेकिन अगर डीएनए है तो फिर ए हमेशा टी से जुड़ता है, लेकिन अगर आरएनए है तो ए हमेशा यू से जुड़ेगा। बाकी बेटे गुआनिन और साइटोसिन दोनों में समान है। तो यहाँ पर ये साइटोसिन है तो ये किससे जुड़ेगा? ये जुड़ेगा यहाँ पर यानी जी से। ये यहाँ पर बेटे गुआइनोसिन है तो ये जुड़ेगा सी से, और यहाँ पर ये थायमिन है तो थायमिन जुड़ेगा ए से। ये यू होगा बेटे, ये किस फॉर्म में होगा? यूएमपी की फॉर्म में होगा। ये यहाँ पर किस फॉर्म में होगी? जीएमपी की फॉर्म में। ये यहाँ पर होगी सीएमपी की फॉर्म में, और ये होगा यहाँ पर एएमपी की फॉर्म में। यानी ये है न्यूक्लियोटाइड, यानी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, गुआइनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो है बेटे साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। यानी आप इसको न्यू कह सकते हो कि ये अपने आप में एक न्यूक्लियोटाइड, ये अपने आप में दूसरी न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरी न्यूक्लियोटाइड और ये चौथी न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अभी आप देखें केवल बेस पेयरिंग हुई है, अभी यहाँ पर केवल बेस पेयरिंग हुई है, अभी लंबी श्रृंखला नहीं बनी है। लेकिन अब अपन आगे क्या देखते हैं? अब अपन आगे देखते हैं कि यहाँ पर हुआ दीर्घीकरण। अब यहाँ पर हुआ दीर्घीकरण, तो दीर्घीकरण का माने ये होगा बेटे कि ये जो अभी अलग अलग न्यूक्लियोटाइड आपको नजर आ रही है इनके बीच में क्या बनेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ अपन क्या देखते हैं? यहाँ पर आप देखो कि इस तरह से ये तो हमारे पास में पुरानी श्रृंखला थी जिस पर यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर सी है, ये जी है और ये ए है। और यहाँ अपन ने देखा कि यहाँ पर ये बेस पेयर तो है से बेटे, ये हमेशा किससे जुड़ा हुआ है? ये यू से जुड़ा हुआ है, और ये किससे जुड़ा हुआ है? जी से। ये किससे जुड़ा हुआ है? सी से। और ये जुड़ा हुआ है बेटे यहाँ पर, यानी सॉरी ए जो है ना, तो ए यहाँ पर ए है तो ए हमेशा यहाँ पर ले लेते हैं। चलो ठीक है बेटे, ये यहाँ पर क्या होगा? इस जगह पर अपन यहाँ पर ले लेते हैं, यानी यहाँ पर टी, इस जगह पर अपन लेते हैं
यहां पर लेते हैं बेटे ये टी, तो फिर इस जगह पर क्या आएगा, इस जगह पर हमारे पास में आएगा यानी ए। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया, इनके बीच में ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते ही ये यहां पर आपके पास में एमआरएनए बन गया, किस रूप में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के रूप में। तो ये अब आप अच्छी तरह से जान लें कि बेस पेयरिंग के बाद में जो नए नाइट्रोजन क्षारक वाले न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है और एक लंबी श्रृंखला बनती है, उस लंबी श्रृंखला को कहा जाता है यानी एमआरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो इस तरह से बेटे ये एमआरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन गई। लेकिन इसी दौरान जो सिग्मा फैक्टर है यह आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाता है और जो कोर एंजाइम है, ये जो कोर एंजाइम है ये बेटे जो है आगे की ओर टर्मिनेटर साइड की ओर खिसकना शुरू कर देता है। तो इसकी तीसरी अवस्था पर अपन चलते हैं, यानी तीसरी अवस्था जो आएगी ये आएगी हमारे पास में यानी नंबर 3 अवस्था, जिसको अपन कहेंगे टर्मिनेटर, टर्मिनेटर साइट, यानी इसको अपन बोलेंगे समापन स्थल, समापन स्थल। ये ध्यान रखना बच्चों, यानी समापन स्थल। तो समापन स्थल पर सबसे पहले क्या होगा कि जो कोर एंजाइम है, कोर एंजाइम, कोर एंजाइम क्या करता है, समापन स्थल को पहचानता है, समापन स्थल को पहचानता है, पहचानता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, यानी आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम है ये समापन स्थल को पहचानता है और जैसे बेटे ये समापन स्थल पर जुड़ता है तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया बंद हो जाती है। तो दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है कोर एंजाइम, कोर एंजाइम समापन स्थल पर पहुंचकर, समापन स्थल पर पहुंचकर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को बंद कर देता है, अनुलेखन, अनुलेखन क्रिया को बंद कर देता है, बंद कर देता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि जैसे कोर एंजाइम, ध्यान रखना बच्चों, जैसे कोर एंजाइम कहां पहुंचेगा, समापन स्थल पर, तो समापन स्थल पर पहुंचते ही क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया बंद हो जाती है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि समापन स्थल पर न्यूक्लियोटाइड का एक विशेष अनुक्रम पाया जाता है, रिपीटेड अनुक्रम पाया जाता है बेटे। तो इस अनुक्रम को कहेंगे पॉलीहेड्रिक डीएनए सीक्वेंस। तो ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, यानी यहां आपको याद रखना है कि टर्मिनेटर साइट पर, टर्मिनेटर साइट पर पूरक न्यूक्लियोटाइडों का क्रम होता है, या टर्मिनेटर साइट पर विशेष रिपीटेड या विशेष न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का क्रम उपस्थित होता है, का क्रम उपस्थित, और इसको आप कहोगे यानी पॉलिंड्रोनिक डीएनए सीक्वेंस, पॉलिड डीएनए सीक्वेंस। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसे आपको याद रखना है कि यहां पर जैसे सी है और यहां पर जी है, इधर सी है इधर सी है बेटे, यहाँ ए है इधर ए है, यहाँ पर आ जाएगा सी, यहाँ पर सी और इधर यहाँ पर जी और जी। तो ये यहाँ आप देखेंगे कि दोनों सिरे पर न्यूक्लियोटाइडों का एक जैसा सीक्वेंस पाया जाता है। तो इस एक जैसे विशेष सीक्वेंस को पॉलिंड्रोनिक डीएनए सीक्वेंस कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, पॉलिंड्रोनिक डीएनए सीक्वेंस। और ये डीएनए सीक्वेंस कहां पर होता है, ये होता है समापन स्थल पर, समापन स्थल पर ये पाया जाता है। तो यहां बच्चों आप देख ले कि टर्मिनेटर साइट यानी समापन स्थल, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज का
जो कोर एंजाइम है ये टर्मिनेटर साइट को पहचानता है, ये भी क्लियर। और ये कोर एंजाइम जैसे जैसे आगे खिसकता जाएगा और जैसे ये टर्मिनेटर साइट पर पहुंचेगा तो वहां पहुंचने के साथ ही ये ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को बंद कर देगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेटर साइट पर जाकर समापन स्थल पर जाकर अनुलेखन की क्रिया बंद हो जाती है। लेकिन फिर अपन क्या देखते हैं कि इस समापन स्थल पर बेटे दोनों तरफ न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीटेड सीक्वेंस पाया जाता है या एक जैसा सीक्वेंस पाया जाता है। तो दोनों सिरों पर पाए जाने वाला न्यूक्लियोटाइडों का एक जैसा सीक्वेंस इन्हें पॉलिंड्रोनिक डीएनए सीक्वेंस कहते हैं। तो ये तो हमारे पास में ये दूसरा पार्ट पूरा हो गया। तो बच्चों ध्यान रखना, अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मेरा पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन और मेरा दूसरा पार्ट था यानी क्रियाविधि। क्रियाविधि को मैंने 3 भागों में बांटा। पहला पार्ट था बेटे इसका प्रारंभिक क्रिया, दूसरा पार्ट था दीर्घीकरण और चौथा पार्ट था समापन क्रिया। तो ये यहाँ पर अपन ने देखा समापन क्रिया, क्लियर।